बाकी नेता जितने भी खड़े नजर आएंगे वो बहुत ही बौने नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी जी की हाल के दिनों में 2017 के बाद पॉपुलैरिटी टचेस 60%। अगर आप एक मोटा मोटा सर्वे करिए, whom you see as the leader of the country, whom you want to trust the future of the country, or whom you want to see as the prime minister, तो नरेंद्र मोदी इज टावरिंग 60%। कोविड के पीरियड में थोड़ा सा गिरावट आई थी, लेकिन ऑन द कंट्ररी राहुल गांधी को अगर देखें, क्योंकि इंडिया अलायंस का नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से वो टॉर्च बेरर हैं, इंडिया अलायंस के हिसाब से अगर राहुल गांधी को देखें, राहुल गांधी कभी भी 25% भी पॉपुलैरिटी में 1:1 प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या इलेक्शन में पार नहीं कर पाया है। तो देयर इज अ पर्सन जो 60% पे है, दूर से बता रहा हूं। सामने इंडिया अलायंस के छोटे लोग, और जो सबसे बड़ा उनका जो जिसको ये लोग समझ रहे हैं जायंट किलर, वो है राहुल गांधी। वो 25% के ऊपर नहीं जा रहा है। अब जब आप इसके आगे चलते हैं तो मोदी जी का आप माइंडसेट देखिए, 400 पार, अब की बार 400 पार। कमबख्त बात ही होना बंद हो गई कि 2024 में जीत कौन रहा है। बात ही शुरू हो गई कि 370 पार, 400 पार, 350 पार। कोई 350 से नीचे का नाम ही नहीं ले रहा है। अजीब लीडरशिप की मैनेजमेंट है और परसोना है कि यार एक बड़ी अजीब बात बताऊं, बहुत से लोगों से मिस हो गई होगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि जो चुनाव होने वाला होता है लोग उसकी बात करनी बंद कर देते हैं और उसके 5 साल बाद की बात करनी शुरू कर देते हैं। 2019 से पहले उमर अब्दुल्ला ने बोल दिया था कि भैया 19 की तो बात ना करो, 24 की बात करो। अब 24 से पहले लोग कह रहे हैं कि यार 272 की बात ना करो, 370 आएंगी या नहीं आएंगी, 350 आएंगी या नहीं आएंगी, 2029 में चुनाव होगा नहीं होगा, वन नेशन वन इलेक्शन इसके बाद होगा या नहीं होगा। अब नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया साहब बड़े फैसले लिए जाएंगे 2024 के बाद। अब लोग इसी में फंसे हुए हैं। अब यार क्या 24 लिए जाएंगे, क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे? संविधान बदलेगा या नहीं बदलेगा? वन नेशन वन पुलिस होगा या नहीं होगा? वन नेशन वन इलेक्शन होगा या नहीं होगा? वन नेशन वन लॉ यूसीसी होगा या नहीं होगा? सो नोबडी इज डिस्कसिंग कि 2024 में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं या इंडिया अलायंस आ रही है। नोबडी इज डिस्कसिंग। ये है मेंटल पर्सोना। ऐसा क्रिएट कर दिया है नरेंद्र मोदी ने कि अगर 272 पर आपको सिंपल मेजॉरिटी मिल रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, थर्ड टर्म ऑफ एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए। थर्ड टर्म ऑफ एंटी इनकम्बेंसी दुनिया में जाके उठा के देख लो, बहुत बड़ी बात है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में बेहद अहम खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी, जहां पर भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के हत्यारे को सरफराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ताने बाने जो है वो वहां पर मिलते हैं। आपके ख्याल में जो इस तरह का चैलेंज है या इस तरह की कार्रवाइयां हैं उसके बाद, क्योंकि सरबजीत का जो कातिल था आज निपटा दिया गया। स्लीपर सेल्स वाला मामला है और खास तौर पर ये जो तीसरे ममालिक में जाकर अपना नेटवर्क कायम करना और उसके बाद फिर कार्रवाई करना। आईएसआई के इशारे पर हुई थी सरबजीत की हत्या और ये आदमी आईएसआई का खास था। अमीर सरफराज को 21 गोलियां मारी गई है। आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन वे। वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। वो कंट्री जिसके अंदर से कोई आ रहा है जा रहा है और नुकसान कर रहे हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर भारत को पूरा राइट है कि वो अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए, अपने लोगों को की हिफाजत के लिए वो इस किस्म की जो एक्टिविटीज है उसको कर सकते हैं। तो अमेरिका ने इसको रिकग्नाइज किया और इसको एंडोर्स किया इंडिया की इस बात को, और वहां पर अमेरिका इंडिया के साथ स्टैंड करता हुआ नजर आया, जिसमें कहा कि हाँ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दहशतगर्दी होती है और हम खुद इसके बारे में बड़े कंसर्न हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है। मंत्री ऐसी बात बोल पड़ेंगे और उन्होंने बोल दी और उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल दी। वाई भारत मैटर्स, इसके ऊपर डिस्कशन था, वहां पे बातचीत हुई और उन्होंने साफ सीधी बात बोली कि टेररिस्ट अगर कानून नहीं मानते, कोई अगर टेररिस्ट कोई लॉ नहीं मानते, तो आप किस लॉ के तहत टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे? आपका जो सामने वाला है वो तो कानून ही नहीं मानता यार। आप कब कर सकते हैं कोई भी मैटर, आप कब आगे बढ़ा सकते हैं? आप कहते हैं ठीक है साहब ऐसा है,
कि हम दोनों यहां पे मिलेंगे शाम के 8 बजे। उदाहरण दे रहा हूं आपको, हम दोनों शाम के 8 बजे यहां पे मिलेंगे। आपने, वो कहता है मैं 8 बजे मानता ही नहीं, मैं ये कहता हूं कि अभी 7 बज रहे हैं, चाहे दोनों के फोन, दोनों की घड़ियां दिखा रही हैं 8 बज रहे हैं, इट इज अंडरस्टूड 8 बज नहीं। तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो, ये जो पूरा मैटर है ना कि घर में घुस के मारेंगे, ये डॉक्टर जयशंकर ने समझाया कि यार देखो, आप नॉर्मल तरीके से आप टेररिज्म के साथ डील नहीं कर सकते, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, इट इज इंपॉसिबल। आपको उंगली टेढ़ी, अब भारत ने उंगली टेढ़ी करी, वहां पे चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान में दोस्तों चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। यहां पे मैं उनका बयान बताता हूं डॉक्टर एस जयशंकर का। उन्होंने बोला कि वाइल द इंडियन आर्मी वाज टेकिंग एक्शन, जब भारतीय सेना अपना एक्शन ले रही थी, हम रुके, हम यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रुके, और हमने यूनाइटेड नेशंस में हमने बताया, शुरू से कहानी बताई किस तरीके से ट्राइबल इन्वेडर्स 1947 में आए थे। पाकिस्तान डे 1 से टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा है। शाहिद अफरीदी है जो क्रिकेटर, शाहिद अफरीदी का दादा भी टेररिस्ट था, आपको ये बात पता है, और उसके दादा को मेडल मिला था। मैं आपको बताता हूं, आप जाकर कश्मीर की हिस्ट्री पढ़िए, इतनी खून खराबे की हिस्ट्री है कश्मीर की, आप शॉक हो जाएंगे। लोग कहते हैं जन्नत है, हेवन है, पैराडाइस है। ओ भाई, उस पैराडाइस में इतना खून बहा है, 1947 से शुरुआत हो गई। 1947 से देश आजाद हुआ और पाकिस्तान बना, एक दिन का फर्क था, 14 और 15 अगस्त। अक्टूबर में अटैक कर दिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7-8 हफ्ते के अंदर गेम पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। 7-8 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान ने सारे करार तोड़ दिए। उसमें से एक जो बंदा आया था वो शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर था। शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर